तो ओवरऑल हमें ना इस पूरे में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कौन सी चीज है, किस चीज से मिलकर के बनती है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तीसरा उसका काम क्या है, और कुछ भी नहीं है। सब में अलग अलग मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊं, चाहे गोल्जी बॉडी पढ़ाऊं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे सेल वॉल, चाहे लाइसोसोम, कुछ भी पढ़ाऊं, सिर्फ क्या चीज है, कैसे बनती है और उसका फंक्शन क्या है, और डायग्राम याद करना है। ठीक है, तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था। ठीक है, हमने ये कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ। रफ वाली में राइबोसोम होते हैं, जो कि जहां पर कि प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, जो स्मूथ वाली होती है उसमें राइबोसोम नहीं होते, वो फैट या लिपिड्स का बनाती है। और ये फैट और प्रोटीन जो बनते हैं ये सब कहां जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, और सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जिसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। विद इन द सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जाना है, कोई सब्सटेंस लेके जाना है, या बाहर कोई सब्सटेंस निकालना है, वो सारे काम ये करती है। इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी। हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस चीज को बाहर भेजना चाहती है, पहले वो गोल्जी बॉडी में भेजती है, गोल्जी बॉडी उसको पैकिंग करता है और फिर उसको डिस्पैच करता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अगला है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा डायग्राम था बड़ा वाला, उसमें हम बनाते हैं, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। पहली चीज डबल लेयर होता है, जिसमें से आउटर लेयर स्मूथ होती है, जबकि इनर लेयर, देखो फोल्ड हो रहा है ना इसमें ऐसे ऐसे करके, इनर लेयर डीपली फोल्डेड। अब यहां पे जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं, चलो पहले आप इसको बना लीजिए, फिर एक एक करके बताते हैं। बाहर वाली लेयर पे छोटे छोटे छेद भी होते हैं, इसको आप लिख सकते हो आउटर लेयर पोरस है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें इसका खुद का अपना डीएनए होता है। अभी तक सिवाय न्यूक्लियस के किसी भी ऑर्गेनेल में हमें डीएनए नहीं मिला। तो इसमें होता है इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखो, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, तो खुद का ही ये प्रोटीन बना लेता है। खुद का प्रोटीन बना सकता है तो ये खुद का कंट्रोल भी कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा हो चुका है। इस पर पापा का अधिकार तो है, न्यूक्लियस का अधिकार रहेगा, बट इस पर काफी हद तक खुद का ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। मतलब आधा स्वतंत्र, हाफ इंडिपेंडेंट। यहां पर डीपली फोल्डेड। और सबसे बड़ा काम जो माइटोकॉन्ड्रिया का करता है वो ये करता है कि पूरी सेल में कहीं पर भी कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो उन केमिकल एक्टिविटीज में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप ये कह सकते हो कि जैसे आप घर से बाहर निकलोगे, कोई भी सामान खरीदना है, कहीं पर जाना है, कोई काम करना है, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि करेंसी यूज होती है। आपके पास करेंसी है, आप उसको दो, वो आपका काम करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, उनको करवाने के लिए, वो भी फ्री में नहीं होते, उनको करवाने के लिए भी एक करेंसी खर्च होती है।
और उस एनर्जी करेंसी का नाम है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? बेसिकली हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होता है। ये क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करके ये चेंज हो जाता है एडीपी में। तो एटीपी से एडीपी बनता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई काम करती है, किसी चीज को आगे ले जाती है, पीछे ले जाती है, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर स्टोर्ड एटीपी को एडीपी में चेंज कर देता है, और ये एनर्जी जो निकलती है वो उसको ला करके दे देता है। तो ये मेन काम करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज लिखिए, पहले आप इसको लिखिए और इसको साइड में कहीं पर बना लेना, एनर्जी करेंसी लिखिए। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस mitochondria release energy for various chemical activities in form of ATP, और एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या इंजन हाउस भी कह देते हैं सेल का। और ये इसका डीएनए, और ये इसके राइबोसोम्स। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, तो कह सकते हैं सो कैन मेक प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन भी बना सकता है। दूसरा, पूरी सेल में, पूरी बॉडी में जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए अगर एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक होते हैं लाइसोसोम, अगला ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम के लिए मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन दिखी रही है आपको, मेम्ब्रेन बाउंड सैक, थैले जैसा है, और इसके अंदर भरा होता है हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड। ये बहुत ही डाइजेस्टिव एंजाइम मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंजाइम कौन बनाता है? रफ ईआर। अब आइए, ये अब आप ये समझ लीजिए कि लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम क्लीनिंग का काम करता है, सेल को क्लीन करता है। अगर कोई ऐसी चीज बनी जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, उसको आपको फेंक देना है, आपको उसको हटा देना है, तो लाइसोसोम उसको खा लेता है और उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। यह काम होता है हमारे पास लाइसोसोम का। बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर बनने वाला जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको क्लीन करना है, हटाना है सेल को, तो लाइसोसोम उसको खाता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से खत्म कर देता है, एक काम। दूसरा, ये इतना ताकतवर होता है कि अगर ये फट गया
तो ये पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि अगर ये फट गया तो पूरी की पूरी सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इवन अगर किसी वजह से ये सेल डैमेज हो जाती है, ये सेल खराब हो जाती है, हमें इस सेल को खत्म करना है, हमारे ब्रेन ने बोल दिया इस सेल को खत्म करना है, तो ये लाइसोसोम फट जाएगा और इस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ये काम होता है लाइसोसोम का। तो डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा मैं सिर्फ बता रहा हूं यह है मेम्ब्रेन बाउंड सैक, एक ऐसा थैला जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड, जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां लिखा है मैंने सुसाइडल बैग। अब इसकी और बातें करते हैं, जो मैंने बोला है उसको लिख लेते हैं। वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल, lysosomes are WASTE एनर्जी वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल which डाइजेस्ट, कोई बाहर का कोई पार्टिकल आ जाए, फॉरेन पार्टिकल, एंड वॉर्न आउट सेल को, क्या कोई सेल ऑर्गेनल आपका खराब हो गया, उस सेल ऑर्गेनल को भी खा करके खत्म कर देगा। एंड वॉर्न आउट यानी कि खत्म कर देगा सेल ऑर्गेनल्स। तो यह काम हमारे पास लाइसोसोम का होता है। फॉरेन पार्टिकल, सेल ऑर्गेनल कौन से वाले, ओल्ड, जो पुराने हो चुके, खत्म करने हैं। फॉरेन पार्टिकल का मतलब कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो ये काम है लाइसोसोम का, क्या, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, खाना आ गया, उसको खा करके खत्म कर देगा। और सेल ऑर्गेनल जो पुराना हो चुका है उसको भी ये खत्म कर देता है। ये काम करता है लाइसोसोम। आगे बढ़िए। when the cell gets damaged, when the cell gets damaged, अब ये सेल ही खराब हो गई, डैमेज्ड हो गई, लाइसोसोम में बस्ट, फट जाएगा on cell, hence it is called as suicidal bag। अगला है प्लास्टिड्स। तो यहां मैं बना देता हूं प्लास्टिड्स। सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा प्लास्टिड, और ये भी आपका डबल लेयर होता है, इसमें भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए प्लस राइबोसोम, सो कैन मेक some protein, hence called as semi autonomous organelle। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते थे सेमी ऑटोनोमस, उसी तरह से प्लास्टिड्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होंगे, पहला क्रोमोप्लास्ट,
और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल, ये होता है कलरलेस, यानी कि व्हाइट। लिख लीजिए। प्लास्टिड में मेन बात क्या है, इसका खुद का डीएनए मिलेगा, इसलिए खुद का प्रोटीन बनाएगा, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है, लेकिन सिर्फ प्लांट में मिलेगा, हम लोगों में नहीं मिलते। प्लास्टिड दो टाइप का, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल और ये कलरलेस। अब आइए, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, आइए क्लोरोप्लास्ट क्या है मैं अलग से बता देता हूं। यह है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ये रहा, और इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगेन डबल लेयर, ये इसमें जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मिलता है आपको क्लोरोफिल। इसको भी साइड में बनाइए, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। और क्लोरोफिल सुना है आपने पहले कभी? हाँ, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पॉन्सिबल या यूं कहो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इसका खुद का डीएनए बना दिया मैंने, तो क्लोरोप्लास्ट ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का। आइए, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है। क्या क्या स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर कर सकता है जो इसके अंदर बनेगा, जो यहां फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है उसको भी स्टोर कर लेगा स्टार्च की फॉर्म में, फैट को स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से ये स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। और लास्ट एक चीज और लिखनी है, जितने बार ज्यादा डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम बनाते रहे ना हर एक चीज के, क्योंकि बायोलॉजी डायग्राम से ही समझ में आती है। आइए, एक चीज और है हमारे पास। सपोज करो ये प्लांट सेल है, तो इसमें ऐसे बड़ी बड़ी वैक्यूल होती हैं। एनिमल में भी होती है, ये तो हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये है वैक्यूल्स। ठीक है, अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब एक खाली सी जगह जिसके अंदर सेल सेप भरा रहता है। अभी बात करते हैं, पहले लिख लो। ठीक है, क्या काम करते हैं ये स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ सॉलिड का, कोई सॉलिड सब्सटेंस एंड लिक्विड, किसी भी चीज को ये स्टोर कर सकता है। हाँ, ये है कि ये एनिमल में स्मॉल साइज्ड इन एनिमल, हाँ अलग से बना लो वैक्यूल के लिए, और लार्ज साइज्ड इन प्लांट। प्लांट में बहुत बड़े बड़े होंगे और एनिमल में बहुत छोटे छोटे। लार्ज साइज मतलब 80 से 90% पूरे सेल में यही दिखता है, इतना बड़ा बड़ा होता है ये। है? हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड सबको स्टोर कर सकता है यहां पे। और जो इसके अंदर भरा होता है इसको हम बोलते हैं सेल सैप।
अब जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करो, अब अमीबा क्या करता है, बहुत ध्यान से देखना, ये अमीबा है, पानी के अंदर कोई फूड अमीबा का बह करके इधर की तरफ आता है, तो अमीबा अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ बढ़ाता है और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है और फिर इसको आपस में जॉइंट कर देता है। क्या? अच्छा, फिर इन दोनों को अमीबा जॉइन कर देता है और ये जो पार्ट है आपका, ये अंदर आ जाता है और ये बना लेता है फूड वैक्यूल। और इस तरह को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस या इसको एक और नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस। मतलब इस तरह से चालाकी से पैर चारों तरफ करके उसको खा जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। और इस तरह से अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल हो जाती है और कौन सा डाइजेशन हो जाता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है। इस तरह के डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हेल्प्स इन, क्योंकि ये अमीबा तो सिंगल सेल्ड होता है ना, तो ये पूरी एक सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो अमीबा में इस तरह से फूड वैक्यूल काम करती है। बना लीजिए इसको। अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में हम लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। अब इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो WBC सेल है उनको बढ़ाना होता है। कि WBC क्या करती है, यही काम करती है। सपोज करो ये वायरस आ रहा है, ये आपकी WBC है, तो ये WBC इस तरह से उसके चारों ओर जाल बुंदेगी, फिर इसको अंदर खा करके डाइजेस्ट कर देगी। और वो भी कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस। तो वो भी सेम प्रोसेस से मारती है वायरस को या बैक्टीरिया को। हम ये लिख सकते हैं ना कि white blood cells also use this process. नहीं, बट हम फेगोसाइटोसिस थोड़ा नहीं समझा रहे हैं, हम तो वैक्यूल पढ़ रहे हैं। वो अलग अलग है। हाँ, वो तो अलग चीज है, बट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ एंडोसाइटोसिस क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया अमीबा में। दूसरा वैक्यूल में, इन सम अदर एनिमल्स, बाकी के एनिमल में फूड वैक्यूल पानी खींच लेती है। अगर आपकी इसकी किसी स्मॉल एनिमल की बॉडी में पानी ज्यादा आ गया, मेराइन वाटर है, पानी के अंदर रहता है, पानी ज्यादा आ गया तो फूड वैक्यूल उस पानी को इकट्ठा करके बॉडी के बाहर छोड़ जाती है। ठीक है, तो इन सम अदर एनिमल्स इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग excess water out of the body। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि वैक्यूल स्टोर करती है, क्या क्या स्टोर करती है, अमाइनो एसिड, शुगर, सम एसिड्स, इन सब चीजों को। लिख लो तो बता देना, क्योंकि चैप्टर अब हमारा खत्म हो गया, फिर आगे की कार्रवाई बताएंगे क्या करना है हमें।
पहला काम, रीड एनसीईआरटी विद रजिस्टर, रजिस्टर को पास रख करके एनसीईआरटी को पढ़ना, और जो जो लाइनें समझ में नहीं आए उनको आपको मार्क करना है। दूसरा काम, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं आपको, उसमें जहां दिक्कत लगे उसको मार्क कर देना। तीसरा, किसी रिफ्रेशर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो जो नहीं होगा उसको मार्क करेंगे। और अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो आपके लिए बता रहा हूं, प्रिपेयर अ चार्ट। मतलब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखो बायोलॉजी है, जितना अच्छे से रट लोगे वही है। आप क्या करो, एक चार्ट लीजिए, इसमें सेल बनाइए, सेल वॉल बनाइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, ये सब लिखिए, और एक एक करके इनको छोटे छोटे शब्दों में, यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब यहां पे सेल वॉल, फिर आपने सेल मेम्ब्रेन, फिर लाइसोसोम, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबके फंक्शन लिख देने हैं, यहां 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 डिफरेंट डिफरेंट कलर से सारे फंक्शन लिख देने हैं। इस तरह का चार्ट तैयार कर लोगे तो आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा और आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा।